आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे डेली करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर का, और इधर जो भी पढ़ने वाले हैं हम वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनर किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, और ये दोनों के दोनों मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, जिसको री इन्वेस्ट 2024 भी बोला जा रहा है। इस समिट की बात करें तो ये समिट जो है टोटल 3 दिन का समिट था, जिसको इनोग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये इवेंट जो होने जा रहा था वो हो रहा था गुजरात में, गुजरात गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर में, यहाँ पे ये जो समिट हुआ था। अब हम इस समिट के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये री इन्वेस्ट समिट? री इन्वेस्ट समिट में क्या होता है कि जितने भी की प्लेयर्स हैं उनको एक ही जगह पर लाया जाता है। की प्लेयर्स कौन कौन से? जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, इंडस्ट्रियल लीडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए। तो ये सबको जो है एक ही जगह पर लाने का काम ये री इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो इंडिया है, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि इंडिया ने 200 गीगावाट का जो है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से इस समिट में इंडिया को ऑनर भी किया गया है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमिटमेंट किया है कुछ 35 लाख करोड़ का, और ये किया जाएगा 2030 तक इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब कुछ हाईलाइट्स और पढ़ते हैं। तो हम कुछ पढ़ते हैं जैसे कि एमयूज हो गए, अवार्ड्स हो गए, लॉन्चेस हो गए, जो इस इवेंट में कुछ की हाईलाइट्स थे। तो इसमें पहला आपको मिलेगा एक एमयू जो कि विजय ने साइन किया है विथ नेक्स्ट टू सन, जो कि एक जर्मनी कंपनी है, और वर्ल्ड क्राफ्ट इंडिया के साथ। तो ये तीनों के तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं? ये तीनों के तीनों मिलकर इंट्रोड्यूस करने वाले वर्टिकल सोलर टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में। अब देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी आपने बहुत देखी होगी कि मान लीजिए ये कोई फार्म है, इस फार्म में हमने पूरा का पूरा सोलर पैनल लगा दिया, ठीक है। ये हम मान लीजिए सोलर पैनल है। तो ये जो सोलर पैनल लगा है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से जो फार्म है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है और एग्रीकल्चर करने के लिए जगह नहीं बचती, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों मिल के जो है अब ऐसा कुछ बनाने जा रहा है। ये वर्टिकल फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से अगर कोई भी फार्मर्स है उनको खेती भी करनी हो तो ये इस जगह पे खेती कर पाए, जिसकी वजह से इस जो भी टेक्नोलॉजी है इसको अपनाने का काम कर रही है इंडिया। और इसको कौन कर रही है? 3 कंपनी के नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक अवार्ड, ये आ रहा है रिन्यूएबल अवार्ड। बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिला है इस बार गुजरात को मिला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात को ये जो री इन्वेस्ट समिट था, तो इसी दौरान गुजरात को ये अवार्ड दिया गया है रिन्यूएबल अवार्ड। तो ये जो रिन्यूएबल अवार्ड है इसमें गुजरात टॉप मारी है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ विंड पावर, और अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, उसमें गुजरात का रैंक आपको सेकंड मिलने वाला है। फर्स्ट नंबर पे कौन है आपको भी एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान आपको फर्स्ट नंबर पे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, और गुजरात जो है सेकंड नंबर पे आता है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्चेस। लॉन्चेस में आ रहा है कि इंडिया और जर्मनी मिलके जो है एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रही है, एक इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड। मतलब इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जाएगा इंडिया में और ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इनिशिएटिव जो है इंडिया और जर्मनी ने लिया है। उसका गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिशन 100 गीगावाट। मिशन 100 गीगावाट के अंतर्गत ये मिशन में ये कहा जा रहा है कि गुजरात कुछ 100 गीगावाट इंस्टॉल करेगा 2030 तक, जो कि इंडिया का जो 500 गीगावाट का जो टारगेट है उसको और ज़्यादा अचीव करने के लिए हेल्प करेगा गुजरात की गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये आ रहा है ग्रीन एनर्जी ने पार्टनर किया है REC लिमिटेड के साथ, और ये इन्वेस्ट करने वाली है $280 मिलियन फॉर उड़ीसा का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट के लिए। इससे पहले भी मई 2024 में जो ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट पहली कंपनी जो बनी थी वो यही बनी थी, ठीक है, हाइजेन को बनी थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन सूर्या एनर्जी ने पार्टनर भी किया है REC लिमिटेड के साथ, और ये भी जो है इन्वेस्ट करने वाली है कुछ 10,000 करोड़ रुपये। 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी और सपोर्ट करेगी 3 गीगावाट सोलर, विंड और हाइब्रिड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज को। तो ये भी थोड़ा लेसन पॉइंट में आता है, लेकिन आपको इसमें भी ध्यान देना है। उसके बाद टॉरेंट पावर की बात करें तो टॉरेंट पावर को 64,000 करोड़ रुपये जो है देने वाला है फॉर रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट। तो ये हो गया हमारा जो मोटा मोटा न्यूज़ था ड्यूरिंग जो भी री इन्वेस्ट में जो इनिशिएटिव लिया था उसके बारे में। और ये लेसन बोर्ड में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा लेसन बोर्ड में आता है। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। आपको ये जरूर कवर करना है कि गुजरात गवर्नमेंट ने मिशन 100 लॉन्च किया है।
100 गीगावाट लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है, इन्होंने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्रिदान और टोबोगो। ये कंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको ये लोकेशन दिख रही होगी, मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। तो आपको ये लोकेशन दिख रही होगी, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका के एक ऊपर एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है त्रिनिदाद टोबैगो, अजीब सा नाम है। तो ये आइलैंड के साथ जो है NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है, उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट, और इसके एग्रीमेंट के अंतर्गत बोला जा रहा है कि जैसा हमारे इधर यूपीआई टेक्नोलॉजी है, वैसे कुछ यूपीआई टेक्नोलॉजी इस कंट्रीज़ में भी बनाया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये यूपीआई टेक्नोलॉजी अवेल कर पाएंगे पर्सन टू पर्सन, जैसे कि हम एक दूसरे को भेज पाते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर को पैसे से भेज पाते हैं, वैसे भेज पाएंगे। और पर्सन टू मर्चेंट भी कर पाएंगे, जैसे दुकानदार को पैसा देना पड़ता है तो वो भी चीज़ कर पाएंगे आफ्टर ये एग्रीमेंट जब पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो जाए। तो इसका एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिनिडाद और टोबैगो, ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि ये कंट्री है जो कि पहली अरेबियन नेशन बनी जो एडॉप्ट करने जा रही है यूपीआई को। इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि पहली साउथ अफ्रीकन कंट्री कौन सी है जो कि यूपीआई एडॉप्ट करने वाली है, तो उसका आंसर मिलेगा आपको पीरू। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है RRB PO में। तो आपको जितने भी एडॉप्ट करने वाली कंट्रीज़ है उसके साथ आपको पता है, पहली अगर आ गया आपकी फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री ने किया है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट कैंडो से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडो में आ रहा है कि सेबी ने अलाउ कर दिया म्यूचुअल फंड को कि वो सेल कर सकेंगे आपसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में, और ये बूस्ट कर पाएंगे जो भी म्यूचुअल फंड है वो बूस्ट कर पाएंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को। अब हम पहले तो ये समझते हैं क्या होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के अंतर्गत ये एक तरह का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो स्वैप कर पाए और ऑफसेट कर पाए उनके जो भी रिस्क है विथ अनदर इन्वेस्टर। मतलब एक इन्वेस्टर अगर डिफॉल्ट कर रहा हो तो उस केस में वो दूसरे इन्वेस्टर पे जो भी डिफॉल्ट है वो दे पाए। अब कुछ चेंजेस को पढ़ते हैं कि सेबी ने क्या क्या चेंजेस किया म्यूचुअल फंड के लिए। तो इसमें बोला गया कि जो भी म्यूचुअल फंड है वो अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में ही कर पाएंगे। अब स्पेशल डेरिवेटिव सिक्योरिटीज कौन कौन सी, जैसे कि कैश हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, या टर्शरी बिल हो गया। तो इसी केस में जो है ये CDS कर पाएंगे जो म्यूचुअल फंड है, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चेंजेस किए गए म्यूचुअल फंड में, तो वो क्या है वो देखते हैं। तो इसमें बोला है कि एज पर द न्यू गाइडलाइन तो टोटल एक्सप्लोर ऑफ फॉर द स्कीम होगा वो बाइंग और सेलिंग ऑफ जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होने वाला है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% ऑफ जो स्कीम एसिड है उसका। तभी स्कीम एसिड के बारे में भी पढ़ें। तो स्कीम एसिड क्या होता है, जैसे कि कैश हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, और इनकम फ्रॉम द ट्रस्ट, तो उसी को बोला जाता है स्कीम एसिड। और जो भी म्यूचुअल फंड है उसके पास अगर कैश है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स है, तो वो सब का जो 10% है उससे ज़्यादा जो है टोटल एक्सप्लोर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। उसके एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्लियर ऐसा था जो म्यूचुअल फंड है वो इंगेज कर पाते थे CDS ट्रांजेक्शन एज अ बायर, और ये जो क्रेडिट रिस्क ले पाते थे ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड विद इन जो फिक्स म्यूचुअल प्लान है उसी में ही, और इसके लिए सिर्फ वैलिडिटी होती थी 1 साल का। तो अब इसका जो है रूल चेंज कर दिया है, और अब नया रूल ये आ चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो पुराना रूल है आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं MUs जो कि आ रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पार्टनर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, ब्रांड खादी को प्रमोट करने का काम करेंगे डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। ब्रांड खादी के बारे में आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इनका खुद का ब्रांड है, जिसको इन्होंने नाम रखा है ब्रांड खादी, और इसे MU के अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो NIFT है ये सपोर्ट करेगी खादी इंस्टीट्यूट को कि वो ट्रेनिंग कैसे करे, कैसे गारमेंट डिज़ाइन करे, कैसे जो है खादी को प्रमोट किया जाए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए। तो इसी के लिए जो है ये MU साइन किया गया है। इसके बाद जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये कुछ 25 करोड़ रुपये भी इन्वेस्ट करने वाली है इन नेक्स्ट 3 ईयर जो भी ब्रांड ऑफ खादी है इसको और बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट कोलैबोरेशन में चलते हैं। तो यार आपको मिलेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इस सारे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, MU इतना ही पढ़ो, बिकॉज MUs बहुत ज़्यादा हो जाता है लास्ट में, और आपको इतना तो याद भी नहीं रह पाता। तो आप इतना कंटेंट पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता एग्जाम में। उसका चलते कोलैबोरेशन में पढ़ते हैं। तो कोलैबोरेशन मिलेगा आपको कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर है वो एक्सेस कर पाएंगे कोटक लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं उसको, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं रैंकिंग
एंड इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में पढ़े तो आ रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2024, जिसको रिलीज़ किया गया ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है लूफी इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट का कहना है कि इंडिया का रैंक आता है 3rd अमंग 27 कंट्रीज़ में, जिसमें पहले जापान था और अब जापान को जो है सरपास कर दिया इंडिया ने। इसमें पहले रैंक की बात करें तो पहले रैंक यूएसए मिलेगी, जिसको स्कोर मिला आउट ऑफ 100 81.7। उसका चाइना, उसका इंडिया की जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी आपको 39.1। उसका जो सबसे लास्ट है वो मिलेगा आपको पीएनजी, जिसका जो रैंक है वो 27 है और इसका स्कोर है सिर्फ 4.2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूएसए क्यों इंक्लूड है इसमें, एशिया रैंकिंग में यूएसए क्यों इंक्लूड है, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं, सिर्फ यूएसए, इसके साथ डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड है। ये एशिया पावर इंडेक्स जो है 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो पावर है कि कैसा इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसा है, कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, उसी को दिखाने का काम करता है एशिया पावर इंडेक्स। तो इसमें आपको कुछ जैसे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, तो इस पॉइंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरी में कंट्रीज़ को रखा भी जाता है। जैसे कि इंडिया को जो है मिडिल पावर कैटेगरी में रखा गया। इसका मतलब क्या है आप नीचे से समझ सकते हो। जैसे कंट्री मोर देन 70 पॉइंट्स हो तो उसके इसमें उनको सुपर पावर में रखा जाता है, जैसे कि यूएसए हो गया। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है मिडिल पावर में आता है, जिनका रैंक मोर देन 10 से लेके लेस देन 70 पॉइंट्स हो। उसके बाद कंट्री जो लेस देन 10 होता है उनको माइनर पावर्स में रखा जाता है, जिसमें पीएनजी आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक बुक पढ़ते हैं, 2 बुक्स पढ़ते हैं, जो कि आ रहा है जलंधर पात का रहस्य, जिसको लिखा गया है अजय प्रारसन ने। तो ये बुक का काम क्या होने वाला है, ये जो भी हिमाचल प्रदेश का इनसाइड है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल और रीजनल, उसको दिखाने का काम करने वाला। इस बुक को जो है रिलीज़ किया गया है, जैसे मैं आपको तो हिमाचल प्रदेश का दिखाया जाएगा, तो इस बुक को रिलीज़ करने वाली जो गवर्नमेंट है वो आपको हिमाचल प्रदेश से मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने ही इस बुक को लॉन्च किया है। मुश्तरका खाता, तो इसके बारे में पढ़े तो इस बुक की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें टोटल 16 शॉर्ट स्टोरीज है, जिसमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ के ऊपर बताए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो किस किस ने इसको पब्लिश किया। इवन पब्लिशर जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट चलता है कुछ लॉन्चेस के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है कि पीएनबी ने लॉन्च किया है पीएनबी मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड। ये एक तरह का फॉरेन करेंसी कार्ड होने वाला है। ये एक सिंगल कार्ड है जिसमें यूज़र जो है लोन भी ले सकता है और मैनेज भी कर सकता है मल्टीपल करेंसीज को। अब मल्टीपल करेंसीज कौन कौन सी, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश का पाउंड हो गया, फिर दिराम हो गया यूएई का, कनाडा का डॉलर हो गया, सिंगापुर का डॉलर हो गया। तो ये 3 जगह पे जो है ये कार्ड काम नहीं करेगा। कौन कौन सी 3 जगह, इंडिया, नेपाल और भूटान। उसका नेक्स्ट जो लॉन्चेस है वो आ रहा है बीओबी कार्ड। बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कार्ड है। तो ये तरह के एनबीएफसी जिन्होंने पार्टनर किया रुपये के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है EMI फीचर ऑन यूपीआई। ये अलाउ करेगा यूज़र को कि वो परचेस कर पाए कोई भी सामान EMI में। ठीक, EMI में परचेस कर पाए। अब वो परचेस, अब मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसको अगर सामान खरीदना है कोई एक्स कार्ड से, तो उस केस में उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर कोई पर्सन बी है, अगर वो BOB रुपये कार्ड यूज़ करता है, तो उस केस में वो जो भी सामान है उसको वो EMI में खरीद सकता है। तो उसी के लिए ये कार्ड जो है लॉन्च किया है BOB कार्ड ने। BOB कार्ड किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है ATP ओपन 2024, जो कि चाइना में हो रहा था। तो इसमें 2 आपको विनर मिलेंगे इंडिया के प्लेयर्स, तो आपको ये नाम याद रखना है। और ये जो है मेंस डबल टाइटल जो टेनिस में खेला जाता है उनमें मिला है। इन्होंने जर्मन के 2 प्लेयर्स को हराया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो ये इंडोनेशिया में हो रहा था। इसमें इंडिया ने ब्राउन जीता है। अभी मैं आपको हर समय बोलता हूँ कि ब्राउन एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप है जिसके से एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या है ये पैडल कप, क्या है ये पैडल स्पोर्ट्स। तो इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देख सकते हो फोटो, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसे बंद है। ठीक है, ये यहाँ से बंद रहता है और जैसे टेनिस खेला जाता है उसी तरह से इसको खेला जाता है। ठीक है, वैसे आप रैकेट भी देख सकते हो। टेनिस में जैसे कि नेट रहता है, नेट टाइप रहता है, लेकिन इसमें नेट टाइप नहीं होता है, पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस फोटो में भी ये पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। और इसका जो बॉल होता है वो भी टेनिस टाइप में रहता है, लेकिन ये थोड़ा हल्का होता है। ये थोड़ा अलग गेम है टेनिस से, लेकिन टेनिस जैसे ही आप मान सकते हो। जैसे मैंने आपको इसमें
पूरा समझाया भी है कि पैडल एक तरह का रैकेट स्पोर्ट, ऑरिजिन मैक्सिको से ऑरिजिन है, और इसमें कोट होता है लेकिन वो अनक्लोज होता है, और इवन जो इसका बॉल होता है वो लो प्रेशर बॉल होता है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा क्या होता है ये पैडल स्पोर्ट्स। अब इससे बात करें तो गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जीता है इंडोनेशिया ने, सिल्वर जीता है फिलीपींस ने, और ब्राउन जो जीता है इंडिया ने, ठीक है। और इंडिया ने जो हराया था वो मलेशिया को हराया था, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो इसमें टोटल 5 ही कंट्रीज थी, जो कि आपको 3 तो दिख ही गए होंगे, बाकी आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है 2, तो आपको उसको ध्यान देना भी नहीं है। उसका नेक्स्ट चलता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024, जो कि एक फुटबॉल का टाइटल है जो, तो इसमें जो विनर मिलेगा आपको सीरिया मिलेगा, और सीरिया ने जो डिफीट किया था इंडिया को, तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को डिफीट किया था। आपको पूछा जा सकता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 में इंडिया को किसने डिफीट किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, सीरिया ने किया था। तो ये जो है 4th एडिशन था, और इसमें आपको टोटल पहले 4 कंट्री दिखी थी, लेकिन अभी जो है आपको 3 कंट्री दिखेगी, वो आपको मिलेगा इंडिया, सीरिया और मॉरिशस। आपको ये 3 कंट्री दिखेगी फॉर दिस कप। ये कप के लिए कंपटीशन ये 3 कंट्री रहती है, जिसमें सीरिया ने इंडिया को हरा दिया। नेक्स्ट 1 लाइन में पढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा स्कॉटलैंड ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है इसको। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली थी, लेकिन कुछ एक्सपेंस की वजह से, मतलब जब भी कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वही खर्चा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि ये इवेंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो स्कॉटलैंड है वो पिक्चर में आई, और अब ये जो है इवेंट स्कॉटलैंड में होने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने कुछ 75 रुपीज़ का स्पेशल कॉइन जो है रिलीज़ किया है, और इस स्पेशल कॉइन रिलीज़ किया गया है जो भी प्लेटिनम जुबली हुआ था सेंट्रल स्किल बोर्ड का, उसमें लॉन्च किया, क्योंकि इनका जो है 75th एनिवर्सरी था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात ही की है, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ले लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने नोटिफाई किया है मेडिकल टेक्सटाइल ऑर्डर 2023, जिसके अंदर बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया गया है फॉर क्रिटिकल मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन हो गया, बेबी डायपर हो गए, रियूजेबल सैनिटरी पैड्स हो गए, डेंटल बिट्स हो गए। तो ये सब कुछ जो है अब और ज़्यादा इनमें निगरानी रखी जाएगी, और इनके जो स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला गया। अब डिफरेंट जो भी कंपनीज़ हैं उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, जो भी ये स्टैंडर्ड सेट किए गए। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्या स्टैंडर्ड सेट किए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 1 अक्टूबर 2024 से ये सब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उनका स्टैंडर्ड जो है स्टिक कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वापस से टेक्सटाइल मिनिस्टर की नई न्यूज़ है कि टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है ईरी सैरी प्रमोशनल प्रोजेक्ट, ये गुजरात में किया गया है। ये हो गया हमारे डेली करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर का। मैं होप करता हूँ मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इस वाले लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पूरा PDF। इवन जो मंथली और वीकली PDF है आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में इसी ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखने सब्सक्राइब मेरे चैनल। अभी अगला महीना रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।